नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी 27 विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत चिंता में है। उसकी वजह यह कि जितनी पार्टी में अनुशासन के बारे में बात की जाती है, दरअसल इस चुनाव में उतनी अनुशासनहीनता की उनको एक तरह से सूचनाएं मिल रही हैं, शंकाएं हो रही है, संदेह हो रहा है। उसकी वजह यह कि 27 जो विधायक कांग्रेस के भाजपा में आए हैं, 25 विधायक जो आए हैं, उसके साथ साथ जो बीजेपी के 2 विधायक जिनके जो दिवंगत हो गए थे, उन क्षेत्रों में चुनाव होने हैं। और उसको लेकर सबसे बड़ी बात यह कि जो भाजपा का पुराना कार्यकर्ता, खांटी कार्यकर्ता, वो असंतुष्ट है, नाराज है, सैबोटेज कर सकता है। इसी के चलते चतुर ज्योतिरादित्य सिंधिया, मैं शब्द जोड़ रहा हूं चतुर, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के साथ साथ अपनी संबंधों को ठीक बनाया और संघ कार्यालय में भी दस्तक दी। उसके चलते वो हर उस बात की ताकीद कर रहे हैं जो चुनाव में मदद कर सकती है। संघ सक्रिय हो गया है। अंदर खाने की खबर यह कि संघ ने चंबल क्षेत्र के वजनदार नेताओं में शामिल जयभान सिंह पवैया और प्रभात झा को सिंधिया समर्थक यानी भाजपा में आए पूर्व कांग्रेस विधायकों को जिताने के लिए काम करने के निर्देश दिए। ये बहुत सारी बातें जिस पर विस्तार से हम बात करेंगे। आपको बता दें कि कम से कम ऐसी 7 सीटें हैं जो रेड जोन में हैं और लगभग 12 सीटें ऐसी है जो डेंजर जोन में हैं। हम इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अरविंद तिवारी जी, धनंजय प्रताप सिंह जी और देवदत्त दुबे जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मनीष दीक्षित भी हमारे साथ टेलीफोन जुड़ गए। मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। दरअसल बहुत सारी बातें बीजेपी के भीतर हो रही हैं। कांग्रेस हमेशा मजबूत अगर होने की बात करेंगे तो संगठन की तुलना में बीजेपी का संगठन ज्यादा मजबूत होता है और कांग्रेस का कम। इसके बावजूद मजबूत संगठन वाली भाजपा को पिछले चुनाव में कांग्रेस ने पटकनी दी थी, यानी उससे आगे निकल गई थी सीटें जीतने में। सरकार के लायक तो बहुमत नहीं था। लेकिन आपको लगता है कि जो 27 उपचुनाव होंगे, तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन जब भी होंगे जो जोड़ तोड़ हो रहा है उसमें कांग्रेस पहले से मजबूत है और बीजेपी तुलनात्मक रूप से थोड़ी सी संकट में? आपकी राय? जी, अभी राघवन जी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा क्योंकि अभी कैंडिडेट सामने आ जाए, एक बार चुनाव घोषित हो जाए। और हम आपने कई चुनाव देखे हैं और ये भी तथ्य है, इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जब भी बाय इलेक्शन या उपचुनाव होते हैं तो उसमें एडवांटेज रूलिंग पार्टी को होती है। जो सत्ताधारी दल है उसको एडवांटेज होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि विपक्ष सीट नहीं जीतता है, विपक्ष चुनाव नहीं जीतता, क्योंकि हमने 2017 और 18 में जो शिवराज जी के टाइम पे चुनाव हुए थे वो इलेक्शन कांग्रेस ने जीतने शुरू कर दिए थे। मगर अगर हम पूरा ट्रेंड देखें किसी भी राज्य का या मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो एज जो है वो हमेशा रूलिंग पार्टी को होती है। अच्छा, जहां तक मुझे समझ में आता है कि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी फील्डिंग कर रहे हैं, वो संघ में अपना होल्ड बढ़ा रहे हैं या संघ के नेताओं से अपनी नजदीकी बढ़ा रहे हैं, तो इससे भाजपा के जो स्थापित नेता हैं उनके पेट में जरूर मरोड़ उठ रही होगी। उनको अपने भविष्य को लेकर चिंता हो रही होगी, क्योंकि इस बात से कोई जिसको बोलते हैं कोई इनकार नहीं कर सकता कि सिंधिया का चेहरा बड़ा पॉपुलर है। वो बोलते अच्छा है, उसमें थोड़ा सा कभी कभी नाटकीय एलिमेंट शामिल हो जाता है, बट वो अच्छे वक्ता और एक स्टार कैंपेनर, क्योंकि 2 बार हमने देखा कि कांग्रेस के वो स्टार कैंपेनर थे। तो आपकी इस बात को अगर सिंधिया समर्थक सुन रहे होंगे तो वो जो नाटकीयता का शब्द आपने इस्तेमाल किया तो शायद उनके भाषणों में नाटकीयता कम हो सकती है, क्योंकि जो चीज नोटिस आप कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से इंदौर के अरविंद तिवारी जी भी कर रहे होंगे, हम भी यहाँ बैठ के कर रहे हैं। आपकी बात से बहुत लोग सहमत होंगे। जी, वो दिखता है क्योंकि जब वो भाषणों में, क्योंकि भाषण जब आदमी देता है तो बहुत सहज रूप से देता है, सबकी एक स्टाइल होती है, बट जो चबा चबा के शब्द बोलना और जिस तरह से एक्सप्रेशन करना वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि अब वो नए नेता नहीं है, वो स्थापित नेता है, उनको 15-20 वर्ष हो गए हैं राजनीति में। तो इस पूरी जो उपचुनाव की रणनीति बनेगी, इसमें राघवेंद्र जी मुझे लगता है कि बीजेपी के अंदर खाने के लोग या बीजेपी के जो स्थापित नेता हैं या जो आगे अपना भविष्य पार्टी में देख रहे हैं, वो नहीं चाहेंगे कि सिंधिया जी के गढ़ की 16 सीटों में से 16 सीटें सिंधिया जी के खाते में जाएं, क्योंकि अगर 16 की 16 सिंधिया जी जीत गए जैसा वो दावा करते हैं, हालांकि कांग्रेस भी दावा करती है कि वो जीतेंगे, अपन ये मान के चलेंगे अगर सिंधिया जी 16 की 16 सीटें जीत गए तो उनका कद पार्टी में बहुत बड़ा हो जाएगा, जो भाजपा के लोग शायद पसंद ना करें। मुझे ऐसा लगता है। नहीं, बिल्कुल। एक चीज मैं और जोड़ूंगा,
इस बात का अंदाजा मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी है कि अगर वो चुनाव में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो शायद जो स्थापित नेता जिसका आप जिक्र करते थे, आपने किसी का नाम नहीं लिया, अभी हम उन नामों से परहेज करेंगे, लेकिन उनको खतरा तो सिंधिया के आगमन से ही लग गया था, क्योंकि लोग जानते हैं कि जो बीजेपी का हाईकमान है अब वो नए लोगों को पसंद कर रहा है, जो 60 के भीतर के हैं, जो 50 के आसपास के हैं, जो माने बहुत ही जिनका चेहरा सुदर्शन चेहरा है, ओजस्वी वक्ता जो हैं, और कैरेक्टर के मामले में, ईमानदारी के मामले में जो बेहतर है। तो अभी उस पूरे फॉर्मेट में, उस पूरे फ्रेम में ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश भाजपा के नए नेताओं में, यानी अगली पीढ़ी के नेताओं में शामिल है। मैं लौटूंगा आपकी इस बात से, तस्दीक कराना चाहूंगा अरविंद तिवारी से। अरविंद जी, सावेर का जो उपचुनाव है 27 उपचुनाव में, वो बड़ा एक तरह से महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुलसी सिलावट ज्योतिरादित्य सिंधिया के बड़े खास लोगों में है, और मालवा क्षेत्र जो है वो भाजपा का गढ़ है। और जैसा कि मनीष दीक्षित जी ने कहा है कि अगर सिंधिया का कद बढ़ता है तो मध्य प्रदेश के बहुत सारे नेताओं के कद अपने आप छोटे हो जाएंगे। आपको लगता है कि जो संकट है, जो रेड जोन है, वो इलाके बढ़ेंगे या डेंजर जोन भी थोड़ा कम होगा? अरविंद जी, देखिए, जहाँ तक सांवेर का मामला जितना ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न, उतना ही अब शिवराज सिंह चौहान के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न हो गया, क्योंकि उनकी कैबिनेट के मंत्री, मतलब जिसको कहा जाए कि नंबर 2 के मंत्री, नरोत्तम मिश्रा के बाद वरिष्ठता में जो है वो तुलसी सिलावट ही माने जा रहे वरिष्ठ, और इधर सिंधिया के नंबर 1 के सिपा सलार, मतलब दोनों नेताओं के लिए सांवेर का उपचुनाव जो है वो प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। और निसंदेह बिल्कुल सही कि सांवेर का इलेक्शन बहुत टफ इलेक्शन है, और इसमें जो तुलसी सिलावट का जो नेगेटिव पॉइंट जा रहा है, वो नकारात्मक पक्ष ये जा रहा है कि मंत्री रहते 15 महीनों में वो क्षेत्र से कटे रहे, और क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि जो एक नया शब्द चला ना राघवेंद्र जी, सिस्टम, कि जो था कि मंत्री रहते उन्होंने सारे काम सिस्टम से करना पसंद किए, तो लोग उनसे अपेक्षा रख रहे हैं कि भाई आप हमारे सिस्टम को भी पूरा करो। तो बताइए, ये सिस्टम शब्द जो है ना, ये बड़ा तुलसी सिलावट के लिए परेशानी का कारण बन गया है। उनका मजबूत पक्ष ये है कि जो कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार है प्रेमचंद गुड्डू, वो 1998 में एक बार चुनाव जीतने के बाद इस क्षेत्र से फिर कभी कटे से रहे, वो आलोट से विधायक बन गए, उज्जैन से सांसद बन गए, तो वो इस क्षेत्र से कट गए, और उनके साथ के जो लोग थे जिनके बल पर राजनीति करते थे सांवेर के, वो सब तुलसी सिलावट के साथ होते गए। लेकिन इस सब के बावजूद बहुत टफ है सांवेर का इलेक्शन, और तुलसी सिलावट को यहाँ से बहुत बड़ी चुनौती मिलना तय है। और मतलब एक बहुत मार्जिनल, अगर वो जीते भी ना तो एक बहुत मार्जिनल उस पर, हालांकि अभी तक की स्थिति में वो अपने आप को बड़ा असहज महसूस कर रहे हैं सांवेर में। बिल्कुल, मैं पूछूंगा ये आपसे अगले दौर की बातचीत में कि जो असहज महसूस कर रहे हैं, जो आपने एक टर्म यूज किया, जो आमतौर से अब लीडर जब मंत्री बन जाते हैं तो वो अधिकारियों की भाषा बोलते हैं कि आप सिस्टम से आइए, सिस्टम से काम होगा, लेकिन जब करप्शन की बात होती है, भ्रष्टाचार की बात होती है, पैसे ले देकर काम करने की बात होती है, तो कोई सिस्टम काम नहीं करता, कोई नियम कायदे काम नहीं करते। इसलिए आपने ठीक कहा कि अब लोग कह रहे हैं कि हम भी आपको सिस्टम के हिसाब से वोट देंगे, जो सिस्टम की बात उन्होंने की थी। और मुझे लगता है कि ये जो दिक्कतें हैं, ये 27 उपचुनाव में आने वाली, इसमें सांची भी शामिल है, सावेर का हमने जिक्र कर लिया है, इसके अलावा और भी इलाके हैं जहां, जैसे हरदीप सिंह डंग का इलाका कह सकते हैं, महेंद्र सिंह सिसोदिया की हम बात कर सकते हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो दिक्कत में हैं। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की हम बात कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे सागर क्षेत्र में तो गोविंद सिंह राजपूत भी दिक्कत में है, क्योंकि गोविंद सिंह, ये सब जो नेता सिस्टम की बात करते थे, जिनके रथ जमीन से ऊपर चलने लगे थे मंत्री बनते से, वो परेशानी में है, और इनके जो कर्मों का फल है उसको भोगना पड़ेगा ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए, शिवराज सिंह चौहान के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं लौटूंगा, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर धनंजय प्रताप भी जुड़ गए। धनंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार नागेंद्र जी, नमस्कार। मैं लौटूंगा आपके पास। देवदत्त जी, आपकी टिप्पणी चाहेंगे कि जो बीजेपी के लोग हैं, क्या वो इस बार कुछ तय करके बैठे हैं? क्योंकि अंतर खाने की जो खबरें हैं वो बहुत शुभ नहीं आ रही हैं, अच्छी खबरें नहीं है। 27 में से कम मान लीजिए कि 17 सीटों पर बीजेपी को बहुत टफ फाइट मिलने वाली है। बिल्कुल, और बीजेपी में जिस तरह की बयानबाजी, जैसे अजय बिश्नोई के ट्वीट, दीपक जोशी के, ये पहली बार हो रहा है कि पार्टी विद द डिफरेंस की बात करने वाली पार्टी आज पार्टी विद डिफेंस है। और मुझे लगता है कि ये जो कांग्रेस से आज बीजेपी में मंत्री हैं, यदि ये कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते, चाहे 3 साल बाद लड़ते, तो इनको कोई नहीं जिता सकता, तो बहुत हालत खराब होती। लेकिन अब चूंकि वो भाजपा में आ गए हैं और भाजपा का सहयोग ही इनको जिताने में निर्भर करेगा कि वो कितना उनको डाइल्यूट कर पाते हैं। और उन लोगों ने जिस तरीके से अपनी 1.5 साल की अक्षमता है
वो सरकार पर थोप दी कि इनके कारण हमारे काम नहीं हुए और इस कारण हम आपकी मदद नहीं कर पाए। ऐसा बहुत जगह हुआ भी है कि गुटबाजी के चलते कि सिंधिया गुट के लोग हैं उनकी कई बार अधिकारियों ने नहीं सुनी, ये भी एक कारण था। लेकिन उन्होंने पूरा जो दोष मढ़ दिया और उसको दल बदल के लिए उपयोग कर लिया है। लेकिन यदि यही मंत्री लोग कांग्रेस के टिकट पर लड़ते तब तो बहुत ही खराब हालात थे, जैसा सावेर का तिवारी जी ने बताया। देवदत्त जी, आपकी बात को मैं जोड़ूंगा। अरविंद तिवारी जी बोल रहे थे कि सावेर में तुलसी सिलावट कहते थे कि सिस्टम से काम होगा, सिस्टम से आइए आप। अभी हमने कुछ दिनों पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था गोविंद राजपूत का, वो किसी कार्यकर्ता को समझा रहे थे। जब कार्यकर्ता ने कहा कि आपने 15 महीने हमारी बिल्कुल नहीं सुनी, हम आपके घर बिल्कुल नहीं आएंगे, तो उन्होंने कहा कि फोन रख और तू आना तो तेरा घर है और नहीं आना तो मत आना, तू अभी और परेशान होगा। तो जो इस तरह के जो अंदाज है, जो एटीट्यूड है, ये कहीं ना कहीं दिक्कत देने वाला है, क्योंकि अभी जो लोग मंत्री बन गए हैं, मंत्री थे, कहीं ना कहीं उनका जो ईगो है, जो उनका एटीट्यूड है, वो कार्यकर्ता और मतदाताओं के लिए बड़ा अखरा था, उनको नागवार गुजरा था। उसका हिसाब किताब भी लोग करेंगे। मैं लौटूंगा आपके पास। धनंजय जी, बीजेपी के भीतर जो संकट है उसको लगता है कि ज्योतिराज सिंधिया ने भांप लिया है। इसी के चलते उन्होंने नागपुर संघ मुख्यालय में दस्तक दी है और वहां से ये मेरे ख्याल से मैसेज देने की कोशिश की है कि कम से कम जो संघ के लोग हैं, जो बीजेपी के ताकतवर लोग हैं चंबल क्षेत्र में, वो काम करें। आपकी राय? राघव जी, देखिए, भाजपा की स्थिति जो है इस समय वाकई में बहुत संकट वाली हो गई है। 2 मोर्चों पर उसको लड़ना पड़ रहा है। एक तो आंतरिक मोर्चा है जहां उसके खुद के लोग बागी हुए जा रहे हैं, जैसा आपने डिबेट में जिक्र किया। हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का एक न एक बागी बीजेपी को दिक्कत दे रहा है। रही बात प्रभात झा और पवैया की, तो देखिए, प्रभात झा और पवैया 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा सिंधिया और महल के खिलाफ राजनीति की। अब उनकी राजनीति धर्म संकट में पड़ गई है, वो खुद धर्म संकट में पड़ गए हैं। ऐसी स्थिति में करें क्या? तो भाजपा को इस समय मान के चलिए कि चौतरफा चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। और ये सारी स्थिति भाप कर मुझे लगता है सिंधिया जी ने नागपुर का रुख किया। नागपुर जाकर के उन्होंने जो भी निवेदन जो किया होगा, मुझे लगता है कि उन्होंने ये भी आग्रह किया होगा कि जब तक के संघ के लोग इन 27 सीटों पर नहीं निकलेंगे तो इस तरह की बगावत को काबू नहीं किया जा सकता है। मुझे लगता है कि उनका पूरा जोर इसी बात पर है कि संघ के लोग भाजपा के बागियों को संभालें। अगर भाजपा के बागी काबू नहीं आएंगे राजेश जी, तो इन विधानसभा के चुनाव परिणाम बहुत हद तक प्रभावित हो सकते हैं। बिल्कुल, मैं लौटता हूँ आपस। ये जो विधानसभा के चुनाव प्रभावित करेंगे, इससे धनंजय जी कई भाजपा नेताओं का भविष्य भी तय होने वाला है। लेकिन एक बात तो साफ दिख रही है कि संघ का रुझान, बीजेपी हाईकमान का रुझान सिंधिया की तरफ है। और एक चीज और इससे निकल के आती है, मैं तीनों चारों मेहमान से पूछूंगा, अरविंद जी से भी, मनीष जी से भी और देवदत्त जी से भी, कि क्या मध्य प्रदेश में भविष्य के नेता, भाजपा के जो नेता है वो ज्योतिराज सिंधिया की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्योंकि जो कुछ सीन हो रहा है, घटित हो रहा है, वो ये बता रहा है कि अगली लीडरशिप आज नहीं तो कल सिंधिया के हाथ में आएगी। आपकी राय में पूछूंगा। अरविंद जी, आपको लगता है कि ये सब चीजें होंगी, सिंधिया लीड करेंगे? मनीष जी से मेरा ये सवाल रहेगा। पहले अरविंद जी आपसे पूछ लेता हूं मैं। देखिए, मध्य प्रदेश में भाजपा को यदि अपनी सरकार बरकरार रखना है तो उन्हें सिंधिया को एक लीडिंग पोजीशन में रखना ही होगा, क्योंकि जो अगले विधान, ये तो उपचुनाव है, इसके बाद इसमें अगर सरकार बरकरार रह जाती है तो इसके बाद का जो सीन है उसमें आप देखिए कि शिवराज सिंह चौहान जिस स्थिति में है, कतई नहीं लगता कि पार्टी उन्हें अगले चुनाव में मुख्य भूमिका में देखना चाहेगी। नरेंद्र सिंह तोमर दिल्ली की राजनीति में बिल्कुल रम गए हैं, ऐसा कहा जाता है। कैलाश विजयवर्गीय को केंद्रीय नेतृत्व तो पसंद नहीं करता है। उसके बाद आखिर बचता क्या? तो पार्टी को एक ऐसा चेहरा तो चाहिए ना कि जो आने वाले 1-2 चुनाव में पार्टी को लीड कर सके मध्य प्रदेश में। ऐसी स्थिति मुझे बनती दिख रही है जी। तो कुल मिला के आपकी बातचीत से जो लग रहा है और हम समझ पा रहे हैं वो कि बहुत जल्द जब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो हो सकता है कि उसमें ज्योतिराज सिंधिया केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ भी ले, क्योंकि संघ मुख्यालय में जाना, केंद्रीय नेतृत्व का उनको बहुत तरजीह देना कहीं ना कहीं उनकी भूमिका को अभी से निश्चित कर रहा है। मैं पूछूंगा मनीष जी, इस पूरे घटनाक्रम में जो कुछ घटित हो रहा है, अभी चुनाव में दूर है, अभी तारीख तय नहीं हुई है, कांग्रेस से प्रत्याशी घोषित नहीं किए, नतीजे जो आ सकते हैं अभी से, जो गुणा भाग की हम बात कर रहे हैं, जोड़ तोड़ की बात कर रहे हैं, सिंधिया एक बड़े नेता के रूप में उभर कर आएंगे और केंद्र के साथ साथ मध्य प्रदेश में उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। आपकी राय? देखिए राघवन जी, जैसा हम सब जानते हैं कि अगर इन चुनाव में वैसे ही
परिणाम मिले, जैसा कि सिंधिया समर्थक या भाजपा वाले सोच रहे हैं, तो उसमें भाजपा के जो नेता हैं, मैं जैसा पहले ही बोला, उनको दिक्कत आएगी जी। तो आप ये देखिए, जो पिछले 2 महीनों में जो अलग अलग जो सिंधिया के प्रभाव के बाहर के क्षेत्र हैं, वहां के लोग अब इस्तीफे दे रहे हैं। उनके लोगों को इसलिए लाया जा रहा है कि मुझे ऐसा लगता है, पॉलिटिक्स में क्योंकि सब जायज होता है, आप सब लोग वरिष्ठ हैं जो बात कर रहे हैं जी। तो पॉलिटिक्स में तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो 16 सीटें हैं, वहां से जो, जैसे धनंजय जी ने बोला कि भाजपा के बागी खड़े हो सकते हैं, तो ये बागी उन 16 जगह से ही खड़े होंगे जहां सिंधिया जी का प्रभाव हो, और शायद यही बात सिंधिया जी को पता चली होगी, जिसके चलते उन्होंने नागपुर का रुख किया, क्योंकि ये सबको ये मालूम है। और जहां अब देखिए 16 में से अगर मान लीजिए 10 सीटें पे ही सिमट गई भाजपा, तो जब 6 सीटें कांग्रेस के पास जाएंगी तो सिंधिया जी का जो ऑरा है वो कम होगा। और जो लोग ये बोलते हैं कि साहब वो बहुत चमत्कारी व्यक्ति हैं, तो भाजपा के अंदर के लोग जो उनको पसंद नहीं कर रहे, उनको एक कहने के लिए होगा कि साहब देखिए वो अपने क्षेत्र में तो जिता नहीं पाए। तो मुझे लगता है स्थितियां, और क्योंकि ये 2-3 जगह जैसे बड़ा मलेरा हो गया, वो पंधाना हो गया, ये सब सिंधिया के प्रभाव के क्षेत्र नहीं है। भाजपा इन सीटों पर अपनी ताकत लगाएगी, और वहां से एज अ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर मुझे लगता है, जिससे सिंधिया को और राइज ना मिले राज्य में, बाकी लोगों का जो 30-30 साल से मेहनत कर रहे हैं उनका हक नहीं मरे, तो वो लोग शायद इस योजना पर भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये बीजेपी के अंदर खाने की बात निकल के आती कि जब सरकार के लिए जितने लोगों ने इस्तीफे दिए हैं उतना पर्याप्त है, तो फिर नए विधायक क्यों इस्तीफे दे रहे हैं, और वो विधायक क्यों दे रहा है जिनका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब कि बीजेपी का एक गुट भीतर का ये चाहता है कि सिंधिया को किस तरह से बैलेंस किया जाए। वो नहीं चाहते कि सिंधिया एक पावर सेंटर बनकर उभरे। तो जो आपने कहा, पंधाना की बात आपने की, हम अगर बात करें कि बड़ा मलेरा की आप बात कर रहे हैं, तो ये जो विधायक इस्तीफे दे रहे हैं आकर जल्दी से, इसका मतलब कि भाजपा के भीतर लोग चाहते हैं कि सिंधिया को बैलेंस किया जाए, ताकि अगली राजनीति बीजेपी सिंधिया के भरोसे ना करे, उसमें बाकी लोगों की भूमिका है जो अभी मुख्य धारा में है। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, और बीजेपी के भीतर ये चर्चाएं भी चल रही है। देवदत्त जी, आपको लगता है कि जो मनीष जी कह रहे हैं, जो इसके पहले भी हम बात कर रहे थे कि बीजेपी के भीतर एक गुट सिंधिया को बैलेंस करना चाहता है, इसलिए चंबल क्षेत्र में सिंधिया को सफलता कम मिले और चंबल के बाहर भाजपा को सफलता ज्यादा मिले, ताकि सिंधिया के कद को दिल्ली के सामने कहा जाए कि जितना बड़ा इनका कद है, असल में उतने बड़े वो अपने क्षेत्र में है नहीं। आपकी राय? देवदत्त जी। जी, और ये इसलिए भी जरूरी है सिंधिया जी के लिए, क्योंकि सिंधिया जी लोकसभा का चुनाव हार गए। तो आज भी कांग्रेसी जब भी उन पर कोई टिप्पणी करते हैं कि वो इतने बड़े नेता होते तो वो लोकसभा का चुनाव जीत जाते अपना, तब उस समय तो ये कहा जा रहा है सब जगह कि वो नरेंद्र मोदी की लहर देशव्यापी थी, उसमें केवल एक ही सीट आई। सिंधिया जी के बहुत सारे दिग्गज नेता कांग्रेस के हार गए, लेकिन अब सिंधिया के लिए कोई बहाना नहीं है। अब उनके नाम पे सरकार बनी है, उनकी खूब चली, उनके मंत्री बने समर्थक, 10 मंत्री उन्होंने बनाए और पूरे टीम उनके साथ जा रही है। तो अब सिंधिया जी के लिए भी ये चुनौती है कि उन्हें दिखाना पड़ेगा कि हाँ, हमारा रुतबा इस क्षेत्र में, हमारा ग्लैमर अभी कायम है। आप ठीक कह रहे हैं, सिंधिया भले ही घाघ नेता नहीं है, लेकिन उनको इस बात का अंदाजा है कि उनके साथ जो लोग सैबोटेज कर सकते हैं, उन्होंने इसलिए अभी से उनकी पेशबंदी करना शुरू की। वो नागपुर चले गए, उन्होंने अपने हिसाब से अधिकारियों की वहां एक तरह से जमात बिछा दी है, और वो अपनी बात को दिल्ली तक लगातार बता रहे होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि जो उनके खिलाफ सैबोटेज करेगा बीजेपी के भीतर, उसकी खैर नहीं होगी आने वाले दिनों में। एक सवाल मेरा सबसे आखिरी में सभी लोगों से रहेगा, मैं पूछूंगा धनंजय जी, जो सावेर की हम बात कर रहे थे, सुवासरा की बात कर रहे थे, सांची की बात कर रहे थे, उसके अलावा भी जो चीजें हैं, आपको लगता है कि इस सारे मामले में सिंधिया कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं ताकि दिल्ली में उनकी बात बनी रहे? बहुत संक्षेप में आपकी बात। देखिए राघवेंद्र जी, दिल्ली नेतृत्व तो सिंधिया जी को जिस तरह से तवज्जो दे रहा है जी, उससे मध्य प्रदेश के जो बड़े नेता हैं भाजपा के, खासतौर से वो लोग सब लोग सत्ते में हैं, और यही वजह है कि सिंधिया को अब अपनी ताकत का एहसास कराना है। जिस तरीके से उन्होंने अपने समर्थकों से इस्तीफा दिलवाया है, अगर वो नहीं जीत पाते हैं या कम सीटें जीत पाते हैं तो सिंधिया की ताकत
कम होगी। केंद्रीय नेतृत्व के सामने उनको अपने आप को प्रूव करना है, इसीलिए उनका मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें। बिल्कुल, आपने ठीक है कि सिंधिया को प्रूव करना है और इसीलिए वो सारे जोड़ तोड़ कर रहे हैं। नागपुर जा रहे हैं, अपने हिसाब से अधिकारियों की पोस्टिंग करवा रहे हैं। उनको पता है कि जितना खतरा कांग्रेस से है उससे ज्यादा खतरा कांग्रेस के बीजेपी के भीतर उनको है। तो चूंकि उनको खतरा मालूम चल गया है तो उसका इलाज भी वो करेंगे और बीजेपी के लीडरों को वो एक तरह से समायोजित भी करेंगे, उनसे संबंध भी बनाएंगे। चारों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। अरविंद जी आपका भी, मनीष दीक्षित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, देवदत्त जी और धनंजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में से लिया। बाखबर के संग को समेटते हैं और आते हैं बाखबर के अंतिम रंग की तरफ। आज हम आपसे बात करेंगे कोरोना के बारे में। दरअसल कोरोना को लेकर वैक्सीन की बहुत बात हो रही है। सबसे पहले घोषणा की थी रूस ने कि उसने वैक्सीन बना ली है। अब एक और उसने ऐलान किया है कि वो जल्दी दूसरी वैक्सीन भी बना रहा है। पहली वैक्सीन जो बनाई थी उसका नाम था स्पुतनिक 5। इसके बाद रूस दूसरी वैक्सीन बना रहा है। रूस जल्दी ही एक और वैक्सीन के पर जो काम कर रहा है उसके बारे में कहा जा रहा है कि इस महीने के आखिर तक या सितंबर के आखिर तक वो चीज़ मिल जाएगी। कहा जा रहा है कि मॉस्को राज्य विश्वविद्यालय के वायरस विज्ञानी कोरोना वायरस और फ्लू जैसे से लड़ने के लिए दूसरी वैक्सीन को काम कर रहे हैं और वो काफ़ी हद तक निर्णायक दौर पर चली गई है। विश्वविद्यालय की प्रोफेसर और जैविक संकाय की वायरोलॉजी विभाग की प्रमुख ओल्गा कार्पोवा ने इस खबर की पुष्टि भी की है। उनके बयान में खासतौर से बताया गया कि इस टीकाकरण के जरिए वो कोरोना वायरस के साथ साथ इन्फ्लुएंजा यानी सर्दी जुकाम से लड़ने की भी सक्षम दवाई ईजाद कर रहे हैं और एक तरह से यह कोरोना वायरस के चलते एक दूसरी बहुत मजबूत वैक्सीन बनेगी जो दुनिया भर में सर्दी जुकाम के साथ साथ कोरोना वायरस को भी नियंत्रित करेगी या लोगों से बचाएगी। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।